हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछले वीडियो हम चैप्टर 10 लाइट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक था वो हमने कवर कर दिया था। हमने इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। जो मिरर है दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बात करी थी, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करी थी। जो कॉनकेव मिरर है उसके हमने सारे रे डायग्राम देख लिए थे, और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को मैंने आपको दिया था होमवर्क। आई होप कि आपने वो होमवर्क किया होगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के टॉपिक के बारे में। जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है वो भी मच इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक। ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उससे पहले चैप्टर शुरू, रिफ्रैक्शन का टॉपिक शुरू करने से पहले एक दो चीजें हम और जानते हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के बारे में। हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो होता क्या है? तो मिरर फॉर्मूला है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। इसमें जो 1/f है यानी जो फोकल लेंथ, जो f है वो आपकी फोकल लेंथ। ठीक है। जो v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जो u है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जो f है वो है फोकल लेंथ, जो v है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज, और जो u है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं इनके साइन कन्वेंशंस के बारे में, कि जैसे अब हम यहाँ पे बात करें तो f है उसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, v को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, u को पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। तो देखिए पहले इस तरह नोट करिए, मिरर फॉर्मूला किया। ठीक है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए आपका जो मिरर है वो ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, आपका मिरर है। ठीक है, या फिर हम ऐसे करते चलिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। आपका क्या है? ग्राफ, जिसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस वाई आता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाई आता है। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो आता है पॉजिटिव एक्स, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव एक्स। यही होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे यू की, यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, चाहे मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, सब में जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इस साइड रखा जाता है। ठीक है। और ये साइड कौन सी है? यह है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि नेगेटिव एक्स की तरफ। यानी जो यू होगा, जो आपका यू होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज। जो यू है वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहने वाला है। जो यू है वो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है। अगर मैं बात करूं v की बात करूं अगर मैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज की, यानी कि इमेज बनेगी कहां पे? तो देखिए कॉनकेव मिरर की बात करते हैं अगर हम, तो कॉनकेव मिरर में जब तक मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं इंफिनिटी पे, जब तक रखता हूं बियॉन्ड सी पे, जब तक रखता हूं सी पे, सी और एफ के बीच में, एफ पर, तब तक आपको जो ऑब्जेक्ट, आपकी जो इमेज है वो बनती है इस साइड, यानी कि रियल इमेज बनती है। यानी कि इमेज कैसी होगी? नेगेटिव। पर जैसे ही मैंने फोकल और पोल के बीच में रख दी तो इमेज कैसी बन जाती है? वर्चुअल, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। तो वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि जो V है वो डिपेंड करता है कि इमेज आपकी रियल है या फिर इन्वर्टेड है। जो आपका V है यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज है, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ इमेज के ऊपर, कि रियल इमेज आप बना रही है या फिर इन्वर्ट, या फिर कौन से बनते हैं? वर्चुअल इमेज। माफ करिए, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल आएगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल है। अगर रियल इमेज होगी
तो रियल इमेज बनती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड। तो आपका जो अगर रियल इमेज है तो वी होगा नेगेटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो वी होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, समझ आई बात? कोई दिक्कत? यू आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि हमेशा रखता है लेफ्ट हैंड साइड में। जो वी है वो डिपेंड करता है इमेज आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है। रियल इमेज होगी तो लेफ्ट साइड बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी तो राइट साइड बनेगी। लेफ्ट साइड में आता है नेगेटिव साइन, राइट साइड आता है पॉजिटिव साइन। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ओ की। ओ से ओखली नहीं, ओ से ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बात करूं मैं ऑब्जेक्ट की। ओ का मतलब होता है, या फिर आप एचओ ले लीजिए। हो की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एचओ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखूंगा कैसे मैं? हमने बात कर ली जो ऑब्जेक्ट है वो रखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैसे रखूंगा? कोई गुड़िया है तो ऐसे रखूंगा या फिर ऐसे रखूंगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा सीधे रखूंगा ना उसको। ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा जाएगा इस तरफ, ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट हमेशा जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सी इमेज है? ऊपर है पॉजिटिव वाई, यानी कि जो एच ओ है वो होगा पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे रखते हैं। ठीक है, हम जब भी इमेज फॉर्मूला बनाया था, हमने मिरर फॉर्मूला बनाया, रे डायग्राम्स, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते थे। यहां से रे आती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे आती थी और ऐसे जाती थी। ठीक है, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखते थे। ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ रखते हैं, तो जो एचओ होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है जी, लास्टली बात करते हैं हम हाय। हाय नहीं है ये, ठीक है, ये है एच आई। एच आई का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। एच आई का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। ठीक है जी, तो एच आई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो एच आई है, जो इमेज की हाइट है, वो कैसे डिपेंड करती है? तो देखिए, कॉनकेव मिरर है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया सी के ऊपर, ठीक है, तो यहां से ऐसे जाएगी, फोकल से पास हो जाएगी, फोकस से आएगी, यहां से पास हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ले लिया हमने, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, सी और एफ के बीच में लिए, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी बियॉन्ड सी पे। बियॉन्ड सी पे लिखा तो आपके सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल, यानी कि बन रही है उल्टी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया है, तो आपको इमेज कैसी मिल रही है? ऐसी। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, अगर आपने मार्कर, आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से रखा है यहाँ पे, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी। इसको बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, और उल्टी यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव। ठीक है, पर बात करें वर्चुअल इमेज की। अगर मैं बात करूं वर्चुअल इमेज की, ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां से ले आएगी इंफिनिटी से, डाइवर्स हो जाएगी, एक यहां से आएगी इंफिनिटी से, डाइवर्स हो जाएगी, तो आगे कहीं यहां पे फोकल के पास आके मिल रही होगी, फोकस के पास। और कैसी बनेगी? ये बनेगी वर्चुअल, यानी कि सीधी इमेज, यानी कि ऊपर की तरफ। और ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, वहां पे पॉजिटिव साइन। समझ आया? तो अगर एच आई की बात कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करती है रियल इमेज के ऊपर और वर्चुअल इमेज के ऊपर। आपको यहाँ पे वी मैंने मिटो दिया, जो वी है वो डिपेंड करता है रियल और वर्चुअल के ऊपर। रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। ऐसा यहां पे है जो एच आई है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, वो भी डिपेंड करता है कि इमेज आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है।
रियल इमेज होगी तो होगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव। वाह, ठीक है। रियल होगी तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव। तो रियल इमेज कैसी होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज होगी तो वर्चुअल का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, सीधी का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये आपको साइन कन्वेंशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है यहां पे होती है। बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यहां पे होती है। तो यहां पे हम बात करें तो ये आपका नेगेटिव साइन, यहां पे आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फोकल लेंथ की, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? फोकल लेंथ की, तो जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है आपका मिरर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर की बात करी थी मैंने, कॉनकेव मिरर में यानी कि वाला मिरर फोकल लेंथ कहां आ रही है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कौन सा चार्ज? नेगेटिव साइन, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है तो आपकी फोकल लेंथ कैसा होगा? एफ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आता है राइट साइड, राइट साइड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ आता है? दोबारा देखिए, जो u है आपका हमेशा होगा नेगेटिव, जो v है वो डिपेंड करता है रियल इमेज या वर्चुअल इमेज पे। HO की बात करें तो वो हमेशा होगा पॉजिटिव, HI की बात करें तो डिपेंड करता है रियल होगा या वर्चुअल, ठीक है। और फोकल लेंथ की बात करें तो डिपेंड करता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ठीक है। नोट करिए पहले इतनी चीज को, कर लिया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे अब किसकी? मैंने बात करी मिरर फॉर्मूला की, तो मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है रियल, ठीक है, रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज का मतलब, रियल इमेज का मतलब क्या है? जो v होगा वो नेगेटिव होगा, जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो यहां पे जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा? 1/-f इक्वल्स टू 1/-v माइनस 1/u, क्योंकि u हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव। यस कर सकते हैं प्लस ये, ठीक है, ये बन गया आपको कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला। पर अगर साइन कन्वेंशन से याद है तो आपको ये फॉर्मूला से भी आप चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज यानी कि v कैसा होगा? पॉजिटिव, f कैसा होगा? पॉजिटिव, और u कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-u। तो ये आपको बन जाएगा फॉर्मूला किसका? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, किया? ठीक है। एक लास्ट चीज और देखते हैं जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफाई, यानी कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था 5 सेंटीमीटर का, अब उसकी जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी बनेगी या 5 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी, वो किससे पता चलता है? वो हमें पता चलता है मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो, उसको पहले मैग्निफिकेशन डिनोट करते हैं m से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू ही हो, ही हो का मतलब HI/HO, ठीक है। ही हो इक्वल्स टू माइनस v/u। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका? मैग्निफिकेशन का। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे हम लेंस के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हैं आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये तो आपको साइन कन्वेंशन अगर आपको आते हैं तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी।
पक्की बात। तो आपको मेजरली ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और साइन कन्वेंशंस याद रखनी है। ठीक है, कर लीजिए नोट, कर लिया? ठीक है, अब बात करते हैं अपना मेजर टॉपिक जिसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन। पहली बात कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन की जरूरत हमें है क्यों, उसके बारे में बात करने वाले हैं पहले रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है जी, तो देखिए अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन से किस तरीके से यह अलग है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं पहले। रिफ्लेक्शन क्या था, ये मेरे पास एक मिरर है, यहां से एक रे आएगी ऐसे करके और वो यहां से बाउंस बैक होकर के उड़ जाएगी पीछे की तरफ। ये हो जाती थी इंसिडेंट रे, ये हो जाती थी रिफ्लेक्टेड रे, ये होता था रिफ्लेक्शन। इनके बीच में बन जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि नॉर्मल, इसको बोल देते हैं क्या चीज, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जानते हैं। पहले आप रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जान गए, पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, इसको फिर हम समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ ray of light when a ray of light enter in denser medium from rare medium, its speed decreases and it bend toward normal. दूसरा पॉइंट, if the ray of light move denser to rare, its speed increases and it move away from normal. देखिए क्या कह रहा है हमें रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हमसे कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्शन है ना, पहली बात ये चलता है दो मीडियम के अंदर, एक तो होता है आपका डेंसर मीडियम, एक होता है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, कहां से, रेयर मीडियम से, मतलब एक रे आई है रेयर मीडियम से, कहां जा रही है, डेंसर मीडियम के अंदर, तो जो उसकी स्पीड है वो घट जाएगी। देखिए सिंपल सी बात समझिए, एक आपका रोड है, ठीक है, यहां पे आपकी जो पूरी रोड है खाली है, ये आपकी रोड है पूरी खाली है, ठीक है। अब यहां पे आपकी आ रही है गली, ये आपको टर्न आ गया और यहां पे भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा, मतलब क्राउडी एरिया है, और यहां पर अगर आप भाग रहे हैं, अगर आप यहां पे बाइक चला रहे हैं अपनी, ठीक है, तो यहां पे आपकी जो बाइक चलेगी बहुत तेज स्पीड पे चल सकती है, जो बाइक की स्पीड होगी वो तेज होगी। मान लीजिए यहां पे आपकी बाइक चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बाइक चल रही है, कौन से रोड पे, खाली रोड पे, तो खाली रोड का हम मान लेते हैं रेयर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम होगा वहां पे जो स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा होगी। अगर आप रेयर मीडियम यानी कि खाली जगह से एक क्राउडी एरिया में आ गए,
तो यहां पे तो बाइक की स्पीड होगी कम हो जाएगी, जो बाइक की स्पीड है वो कम हो जाएगी। 80 से आपकी मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो स्पीड आपकी क्या हो गई, कम हो गई ना। 80 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के अंदर आ गए हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हो क्राउडी एरिया है, इसको बोल सकते हैं हम डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब क्या है, रेयर मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, तो यहां पे यही लिखा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रहे हैं तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्पीड यहां पे कम हो जाएगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं 80 से कहां पहुंच गए, 50 किलोमीटर पे, स्पीड क्या हो गई, कम। एंड इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल तरफ झुक जाएगा। इसका मतलब क्या, उसको डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट मूव डेंसर टू रेयर, अगर अब एक रे है यानी कि एक बाइक है वो डेंसर से रेयर जा रही है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ मूव कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे 50 किलोमीटर होता है, यहां पे 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे यही कह रहा है, अगर एक रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या इसका, तो देखिए यहां पे समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। इसके बाद डेफिनेशन नोट कर लीजिए, कर ली, ठीक है। तो अब देखिए इसका अब यहां पे रे डायग्राम बनाते हैं, रिफ्रैक्शन का काफी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका रे डायग्राम बनाइए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बनते हैं बोर्ड्स के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं यहां पे रिफ्रैक्शन डायग्राम की। ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, क्या है ये, मेरे पास यहां पे ग्लास स्लैब, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले बार जो ग्लास स्लैब इसको मान लेता हूं डेंसर मीडियम, ऊपर है आपकी एयर, एयर को मान लेता हूं मैं रेयर मीडियम। तो यहां पे रेयर मीडियम और यहां पर भी रेयर मीडियम है, ठीक है। तो अब एक रे आएगी ऐसे, एक रे ऐसे आएगी, एयर से एक रे आई, ठीक है। यहां पर आपका बन गया नॉर्मल, ठीक है। तब देखिए इस रे को कैसे जाना चाहिए था, असल में इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। पर क्या होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से रे कहां जा रही है, डेंसर में, तो रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो गई तो जो इसकी रे है वो ऐसे जा रही थी वो थोड़ी नॉर्मल तरफ झुक जाएगी। मतलब क्या है, अगर आप बाइक चला रहे हैं 80 किलोमीटर स्पीड से, अचानक से क्या हो गया, अचानक से आपने क्राउड एरिया में आ गए, तो आप क्या हो जाएंगे, आप हल्का शिफ्ट हो जाएंगे रोड के उस तरफ जहां पर ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, जिससे आप इजीली थोड़ा बाहर निकल सके। तो ऐसे यहां पे होगा, तो जिसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये कैसे मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ऐसे निकलेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिए, ऐसे जाना चाहिए था पर ये कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखिए ये आपका डेंसर मीडियम, अगर आप ये डेंसर से कहां जा रही है, रेयर के अंदर, तो आपका नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। अब इसको जाने से कैसे, इसको जाने कैसे चाहिए था, जाने से कैसे चाहिए था, पर क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है और डेंसर से रेयर जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो ये मूव कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रे कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्की बात, ठीक है जी। देखिए ये था आपका रेयर मीडियम, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और ये वाली जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें बताती है कि इमेज को जाना कैसे चाहिए था, रे को जाना कैसे चाहिए था। तो जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत बढ़िया। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, ये वाला, जिसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल आर का मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ई। और एंगल ई का मतलब क्या होता है? इमर्जेंट एंगल। तो यहां पे देखिए क्या है, जो एंगल आई है वह इंसिडेंट एंगल, जो एंगल आर है वह रिफ्रैक्टेड एंगल, जो एंगल ई है वो है इमर्जेंट एंगल। ठीक है जी, समझ आया? और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि हमें बताता है कि रे को ऐसे जाना चाहिए था, पर ड्यू टू रेयर से डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो उसके बाद रे को जाना चाहिए था ऐसे, पर ड्यू टू डेंसर से रेयर जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नोट करिएगा, आई होप आपको समझ आया है। करिए नोट, कर लिया? ठीक है जी। अब ये जो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का, ये जो आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, ये भी वर्क करता है दो लॉज के ऊपर। अब वो लॉज कौन कौन से हैं? पहला लॉ तो आपका सेम वो है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, रुकिए इसको नोट कर लिया, रब कर देता हूं मैं। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। हम बात करें इंसिडेंट रे की, बात करें रिफ्रैक्टेड रे की, या बात करें नॉर्मल की, ये सब के सब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कह रहा है ये लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि स्नेल ने बनाया था? नहीं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, जिन्होंने क्या बनाया? स्नेल्स लॉ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे जो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, एक बार बात करते हैं हम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ठीक है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि कौन से मीडियम में कितना रिफ्लेक्शन होगा। माफ करिए, कौन से मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि किस मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो बढ़ेगी, या किस मीडियम में जो स्पीड है वो घटेगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं जी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सारे सारे एक लाइन के अंदर एक प्लेन के अंदर करते हैं लाए। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यहां जो कांस्टेंट है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डिनोट करते हैं उसको एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कौन से मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी या कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, यानी कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम ज्यादा रेयरर है, हमें बताता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए इसको, क्या, ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमने बताया एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो बताता है कौन सा मीडियम ज्यादा रेयरर है, कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है। तो पता कैसे चलता है, हमारे एनसीईआरटी में आप देखेंगे टेबल गिवन है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको क्या दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, जिसमें हमें बता रखा है कि जो एयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो समथिंग 1.003 होता है समथिंग, यानी इसको अप्रॉक्स करके हम 1 मान लेते हैं। जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग 1.5 होता है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.47 होता है समथिंग। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, आपको बेसिकली 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ना, ये आपको याद रखने हैं। कौन सा, एयर का, वाटर का, ग्लास का, डायमंड का। आपको ये 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो याद रखने हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसके ऊपर एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है, तो देखिए, पहले चीज समझिए, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, डेंसर। जैसे आप देखिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो एयर एक रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो जो एयर के कंपैरिजन में वाटर का है डेंसर। ठीक है, ग्लास का 1.5, तो वाटर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास है वो डेंसर है। डायमंड का 2.47, तो ग्लास के कंपैरिजन में डायमंड है डेंसर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट घट रही है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी यानी कि स्पीड के। ये बोल सकता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पे देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या है वो चीज देखिए, समझेगा बात को। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं हनी की और बात कर रहा हूं वाटर की, तो कौन सा ज्यादा डेंसर होगा, डेंसर कौन ज्यादा, हनी ज्यादा डेंसर है और वाटर कम डेंसर है। यानी कैसे बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हनी का वो ज्यादा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हनी वाटर का वो कम है। तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अपोजिट। क्यों, क्योंकि अगर देखिए समझिए बात, कुछ ऐसा है, ठीक है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। कुछ ऐसा होगा, समझ आया बात। माफ करिए, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कैमरे में।
तो अभी हम बात कर रहे थे क्या चीज कि जो हनी है वो ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। तो यानी कि जो हनी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वाटर की वो ज्यादा होगी और वेलोसिटी जो होगी हनी में वो कम होगी, किसकी, लाइट की, ये बोल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, यहां से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं यहां पर फॉर्मूला बनाऊं तो यहां पे ये बन जाएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा कैसे। सबसे पहली बात, मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, यहां से रे आएगी ऐसे नॉर्मल और वो ऐसे चली जाएगी। तो रे कहां से कहां आ रही है, रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है एयर से, रिफ्रैक्टेड हो रही है ग्लास में। तो यानी जो लाइट है वो आ रही है एयर टू ग्लास, जो लाइट है वो आ रही है एयर टू ग्लास। ठीक है जी। तो अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो बनता है, समझिए, जिधर से लाइट जा रही है, जिधर लाइट जा रही है, लाइट जा कहां रही है, ग्लास के अंदर, लाइट जहां जा रही है अपॉन में लाइट जहां से आ रही है। क्या बोला मैंने, लाइट जहां जा रही है, जा कहां पर रही है, ग्लास के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर देखिए, हाँ, लाइट जिधर जा रही है अपॉन लाइट जिधर से आ रही है। तो लाइट जा कहां रही है, लाइट जा रही है ग्लास के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, अपॉन में लाइट जिधर से आ रही है, आ कहां से रही है, एयर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एन जी अपॉन एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैंने बताया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि वी ए अपॉन वी जी। और ये फॉर्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये फॉर्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब यहां पे आप मान लीजिए ये तो हमने ग्लास और एयर की बात करी थी, अब मुझे यहां पे बात करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग से फॉर्मूला। तो मान लीजिए मैं इसको मान लू मीडियम 1, एयर को मैंने मान लिया मीडियम 1 और इसको मैंने मान लिया मीडियम 2, मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा कैसे मैं, लाइट जिधर जा रही है, लाइट जिधर जा रही है अपॉन में लाइट जिधर से आ रही है। तो यानी कि लाइट किधर जा रही है, मीडियम 2 के अंदर, किधर से आ रही है, मीडियम 1 के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N21 इज इक्वल्स टू N ऑफ मीडियम 2 अपॉन में N ऑफ मीडियम 1, ठीक है, इक्वल्स टू V ऑफ मीडियम 1 अपॉन V ऑफ मीडियम 2। ये फॉर्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला, करिए नोट, कर लिया, ठीक है जी। तो देखिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कर दो अब, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है हमें
अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक लाइट है कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। अच्छा ये 1.5 है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन किसका है, हमें गिवन है ग्लास का, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, वो हमेशा हम 1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन है एनजी यानी कि 1.5, एनए यानी कि 1, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसमें, ग्लास के अंदर। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली बात, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, यानी कि इसका जो डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा, ये ग्लास है, लाइट यहां से आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है, यानी कि ग्लास में जा रही है एयर से आ रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन जी ए इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये होगा, ठीक है। हमें एनजी कितना गिवन है, एनजी गिवन है 1.5, एन ए कितना गिवन है 1, वी में कितना गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में वीजी हमें निकालना है। अच्छा वीजी निकालना है तो मैं वीजी को लेके जाऊं इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वीजी इज इक्वल्स टू, इसका सिर्फ कर देता हूं, हाँ देखिए वीजी इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो 30 यहां पर है 2, तो आंसर कितना आ गया, Vg इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपका फॉर्मूला हुआ है, और यहां से आपकी निकल गई वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, समझ आया। देखिए सिंपल, हमें Ng गिवन था, हमें Na गिवन था, हमें Va गिवन था, हमें निकालना था Vg, तो हमने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ पे सिंपल सीधी कैलकुलेशन से हमने Vg निकाल दिया। तो ये आपका फॉर्म, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत नहीं, नोट करिए इस क्वेश्चन को, कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम बहुत सारे करते रहेंगे, जहां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने एक और जो मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन वाला, वो भी लगभग लगभग हमने यहाँ पे खत्म किया है। अभी हमें यहाँ पे एक चीज और पढ़नी है जिसको बोलते हैं लेंसेज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेंसेज के बारे में, जैसे अभी हमने मिरर के बारे में बात करी थी, वैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, लेंस के बारे में। अब देखिए लेंस के बारे में बात करूं अगर मैं, तो लेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस होता है एक, और कॉन्वेक्स लेंस होता है एक, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस कैसा होगा, समथिंग ऐसा, देखिए कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, गुफा का मतलब ये देखिए यहाँ पे गुफा बन रही है, तो बन गया ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है, आंख जैसा, ये क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा मिरर के केस में क्या था, जो कॉनकेव मिरर था वो था कन्वर्जिंग मिरर, पर इस केस में क्या होगा, जो कॉनकेव लेंस है वो होगा डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि ये डाइवर्स करेगा किसको, रे ऑफ लाइट को। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है।
पर वो रे डायग्राम आपको इस वीडियो के अंदर नहीं, रे डायग्राम का जो हम टॉपिक लेंगे वो हम अपने देखेंगे अब अगली वीडियो में कवर करेंगे। रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरह कवर किया है। अगली वीडियो में हम आएंगे रे डायग्राम्स के साथ, और रे डायग्राम वाले जो टॉपिक है वो हम खत्म कर देंगे, और हो सकता है हमने जो पूरा चैप्टर है वो हम अपने अगली वीडियो के अंदर खत्म कर दें। ठीक है, रे डायग्राम के साथ साथ हम लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस भी यहाँ पे खत्म करके अपने चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो अपना अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो फायदेमंद है आपके लिए तो उसको दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।